तो मैं आपको इस वीडियो में सिंटेक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ प्रोनाउन बताने चल रहा हूँ, जिसका ये दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में प्रोनाउंस के कुछ नियम बता चुका हूँ, अब उससे आगे बताने चल रहा हूँ। पीछे वाले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस को बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? अब तो जब एक नाउन के लिए तुरंत जो कंजंक्शन आता है तो वह कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, और उससे पहले जो नाउन जिसके लिए वो आया हुआ है, वो कंजंक्शन जिस नाउन के लिए आया है, वह नाउन उसका एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती कहा जाता है। कई उदाहरण पीछे दिए हैं, फिर एक बार समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहा द बॉय हूँ, लड़का जो, तो हूँ किसके लिए आया? बॉय के लिए आया। तो हूँ यहाँ हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और बॉय हो गया एंटीसीडेंट। द बॉय हूँ। द बुक दैट, किताब, तो दैट जो, तो दैट किसके लिए आया? बुक के लिए आया। तो बुक हो गया एंटीसीडेंट और दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब नियम है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब है वो अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। इसलिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब क्रिया आएगी वो उसी नाउन के लिए आती है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले है, यानी एंटीसीडेंट जो उसका है उसी के अनुसार होता है। तो द बॉय हूँ, अब हूँ के बाद जो क्रिया आएगी बॉय के अनुसार आएगी। तो बॉय एक ही है तो क्या हो जाएगा? इज। द बॉय हूँ इज कमिंग, लड़का जो आ रहा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो द बॉय के बाद हूँ आया, रिलेटिव प्रोनाउन है हूँ, द बॉय एंटीसीडेंट है, और हूँ के बाद क्रिया क्या लगा? इज। अगर ऐसे रहता, बॉयज रहता, द बॉयज लड़के, हूँ जो, तो अब हूँ के बाद इज एम आर में से क्या लगेगा? आर, क्योंकि यहाँ बॉयज बहुवचन है। तब हो जाएगा द बॉयज लड़के हु आर कमिंग, जो आ रहे हैं, आर वेरी इंटेलिजेंट, बड़े ही बुद्धिमान हैं। ऐसे होता है। द बुक किताब, विच, अब एक ही किताब है तो क्या हो जाएगा? इज, बॉट फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से खरीदी गई है। इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में है। तो एक किताब है तो इज हुआ, और बहुत सी किताब रहती द बुक्स, तब हो जाता है विच आर बॉट, जो दिल्ली से खरीदी गई हैं। आर इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में है। तो इस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब एक चीज और जान लीजिए, अगला नियम लिखिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस हूँ का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए ही किया जाता है। लिखिए नियम, रिलेटिव प्रोनाउंस हूँ का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए किया जाता है। जैसे द बॉय, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु इज कमिंग। ही, वह, तो हूँ वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह टहलता है। गेट्स एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सजीव के लिए हूँ का प्रयोग होता है। अगला नियम लिखिए, whom, 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 whom माने होता है जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। एक वचन बहुवचन दोनों के लिए आता है। whom कोष्ठ में लिख लीजिए, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको का प्रयोग व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। तथा हूंज, WHOSE, हूंज, हूंज, हूंज माने जिसका,
या जिनका, जिसके, जिनके, जिसकी, जिनकी, ये अर्थ होता है। जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के लिए किया जाता है, साधारणतया व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किंतु कभी कभी इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, whom आई लव, जिसे मैं प्रेम करता हूं। तो इसमें बॉय एंटीसीडेंट हो गया और whom उसी के लिए आया है। अब यहाँ whom के बाद अगर क्रिया तुरंत आती तो बॉय के अनुसार होती, लेकिन whom के बाद क्रिया ना आकर के आई करता आया हुआ है, इसलिए कि whom का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक में होता है, इसलिए यहाँ क्रिया नहीं आएगी, वाक्य आएगा, whom आई लव, दिस इज द बॉय whom आई लव, यह वह लड़का है जिसे मैं प्रेम करता हूं। तो whom जो है सजीव के लिए आया है। आई नो द वोमेन, मैं उस महिला को जानता हूं, whose हस्बैंड, जिसका पति, वाज अरेस्टेड, जिसका पति गिरफ्तार कर लिया गया। तो whose भी जो है मनुष्य के लिए ही आता है, और ये जो है पॉजेसिव केस में होता है, संबंध कारक में प्रयोग किया जाता है। यहाँ संबंध कारक में इसका प्रयोग किया गया है, जिसका पति। और whose का प्रयोग निर्जीव या के भी होता है, जैसे द सन, सूर्य, whose rays गिव लाइफ टू द अर्थ, सूर्य अतो जिसकी किरण, पॉजेसिव केस में है, जिसकी किरण गिव लाइफ टू द अर्थ, धरती को प्रकाश देती है। इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वह ऊर्जा का एक स्रोत है। लिख लीजिए नोट, हूँ सदैव नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक में प्रयोग होता है। हूँ सदैव नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक में प्रयोग होता है। तो जब हूँ रहेगा तो हूँ के बाद निश्चित रूप से क्रिया आएगी, और वह क्रिया उसके पहले आए हुए नाउन के अनुसार ही होगी। जैसे द बॉय हू इज, द बॉयज हू आर, निश्चित रूप से। लिखिए, whom सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है, whom सदैव ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक में प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद निश्चित रूप से कोई एक वाक्य आएगा, जैसे दिस इज द बॉय whom आई लव। तथा whose का प्रयोग सदैव पॉजेसिव केस में रहता है, whose का प्रयोग सदैव पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक में रहता है। तो whose के बाद निश्चित रूप से कोई न कोई नाउन रहेगा। क्योंकि आप टेंस में पढ़ेंगे तो देखेंगे, whose माने whose अकेले नहीं आता है, whose बॉय किसका लड़का, whose गर्ल किसकी लड़की, whose बुक किसकी किताब। तो इसी तरीके से whose के बाद कोई न कोई नाउन रहेगा। लिखिए आगे, which का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। which का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा which का प्रयोग वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए ही होता है। जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने वह किताब खो दिया है। कौन सी किताब? तो which, जो आई बॉट यस्टरडे, कल खरीदा था। आई हैव लॉस्ट द बुक which आई बॉट यस्टरडे। which का प्रयोग सजीव के लिए भी कभी कभी हो जाता है। जैसे द हार्स, घोड़ा, which आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा, हैज ओन द रेस, रेस जीत गया है। तो कभी कभी which का प्रयोग सजीव जानवर के लिए भी हो जाता है। लिखिए आगे, दैट का प्रयोग,
व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। यानी वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए तो दैट का प्रयोग होता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। विच या दैट दोनों कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी दैट का प्रयोग सजीव के लिए भी हो जाता है। जैसे uneasy lies the head, uneasy lies the head that wears the crown, that wears, W-E-A-R-S, wears the crown। यहाँ that किसके लिए आया? हेड के लिए आया। हेड सजीव है तो सजीव के लिए भी प्रयोग हो गया, निर्जीव के लिए तो होता ही है। जैसे निर्जीव का भी उदाहरण लिख लीजिए, द प्लेन दैट लैंडेड ए मिनट एगो, the plane that landed a minute ago came from Delhi, came from Delhi। और भी that का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। जैसे I have a book that I lost, मेरे पास एक किताब, सॉरी, आई हैड ए बुक, ये लिखिए, आई हैड ए बुक दैट आई लास्ट, मेरे पास एक किताब थी जिसे मैंने खो दिया। तो ऐसे भी हो जाता है। तो अगला नियम लिखिए, जब एंटीसीडेंट, कोष्ठ में लिख लीजिए, इसकी हिंदी क्या होती है? पूर्ववर्ती। जब एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो, सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद साधारणतया रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। तो उसके बाद साधारणतया रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब एंटीसीडेंट यानी कोई नाउन हो, उसके पहले सेम या सच का प्रयोग किया गया हो, तो उसके बाद कंजंक्शन के रूप में यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमेशा क्या आएगा? एज आएगा। चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, क्योंकि नियम है कि सजीव है तो हूँ आना चाहिए, लेकिन जब एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच लगा हुआ है तब फिर हूँ ना आकर के आ जाएगा। निर्जीव है तो दैट या विच आना चाहिए या दैट आना चाहिए, लेकिन जब सेम या सच लगा है तो फिर एज लगेगा। जैसे दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन, यह वही पेन है। अब पेन के लिए क्या आना चाहिए? पेन निर्जीव है तो विच आना चाहिए, लेकिन पेन के पहले सेम लगा हुआ है, इसलिए अब क्या आएगा? एज आई गेव यू। दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू, ये हो जाएगा। और अगर यही सेम नहीं रहता, अगर ये रहता दिस इज द पेन, तब क्या हो जाता? पेन के लिए क्या आता? पेन निर्जीव है, क्या आता? विच। दिस इज द पेन विच आई गेव यू। लेकिन पेन के पहले सेम लग गया तो इसलिए अब हो जाएगा दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू। सच बॉयज, सच बॉयज, ऐसे लड़के जो, तो अब इसके लिए क्या आएगा? यहाँ बॉयज के पहले सच लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा एज। सच बॉयज एज आर केयरलेस, एज आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ, सफर इन देयर लाइफ। सच बॉयज एज आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। अगर सच नहीं रहता है, केवल इतना रहता बॉयज, तब क्या हो जाता? बॉयज के लिए क्या आता? हूँ। बॉयज हु आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। लेकिन बॉयज के पहले सच लग गया है इसलिए एज लग जाएगा।
अगला नियम लिखिए, हूं अथवा विच के स्थान पर, हूं अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। लिखिए पहला, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात, अर्थात अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है और उसके बाद जब कोई कंजंक्शन आएगा तो वह कंजंक्शन निश्चित रूप से क्या लगेगा, दैट होगा, हु अथवा विच नहीं होगा। जैसे दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड, दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड। अगला नियम लिखिए, आल, एनी, नन, कामा नथिंग, आल, कामा एनी, कामा नन यानी नन, कामा नथिंग, कामा ओनली आदि शब्दों के पश्चात भी, आदि शब्दों के पश्चात भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आता है, दैट ही आता है। जैसे आल, सब जो चमकता है, आल तो क्या लगता है, दैट, आल दैट ग्लिटर्स, आल दैट ग्लिटर्स, GLITTERS इज नॉट गोल्ड, सब जो चमकता है सोना नहीं है, तो आल के बाद दैट आया है। दूसरा लिखिए उदाहरण इसमें, यू मे टेक एनी पेन, यू मे टेक एनी पेन। अब पेन के लिए विच भी आ सकता था लेकिन नहीं, एनी लगा है इसलिए दैट ही लगेगा, दैट यू लाइक, यू मे टेक एनी पेन दैट यू लाइक। और उदाहरण लिखिए, देयर इज नथिंग, नथिंग आ गया तो इसके बाद भी दैट ही प्रयोग हुआ, देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, नथिंग आया है इसलिए उसके बाद दैट का ही प्रयोग हुआ। मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल। अब सजीव है, हूं आना चाहिए लेकिन ओनली लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। अगला नियम लिखिए, हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात, हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आता है, हु व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के पश्चात भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही आता है। यानी हु व्हाट से इंट्रोगेटिव शुरू हो और उसके बाद कंजंक्शन की जरूरत हो रिलेटिव प्रोनाउन की तो वो दैट ही होगा। जैसे व्हाट इज इट, यह क्या है, जो, दैट, अब यहाँ दैट ही लगेगा क्योंकि व्हाट से शुरू है। व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और उदाहरण लिख लीजिए, whom am I, मैं कौन हूं, जो, तो आई सजीव है इसके लिए फिर हूं आना चाहिए लेकिन हूं से ही शुरू है इसलिए यहां दैट हो जाएगा। Who am I that should help you, that should help you। फिर अगला नियम इसमें लिखिए, दो एंटीसीडेंट के पश्चात
दो एंटीसीडेंट्स के पश्चात जब उनमें से एक व्यक्ति तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता हो वहां भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होता है। यानी दो एंटीसीडेंट हो, उसमें एक मनुष्य हो और दूसरा कोई जानवर हो या वस्तु हो, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, तो यहाँ बॉय है, सजीव है, डॉग भी सजीव ही है, हूँ आना चाहिए, लेकिन एक मनुष्य है, एक जानवर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द बॉय एंड हिज डॉग दैट का प्रयोग हुआ। दैट हैड entered my house were locked locked। अगर ऐसे भी रहता the boy and his book, तब भी यहाँ दैट ही होता, क्योंकि बॉय सजीव हो गया और बुक वस्तु निर्जीव हो गया। अगला नियम लिखिए। रिलेटिव प्रोनाउंस को जितना संभव हो सके अपने एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए। यानी रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास ही रहता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आया है ठीक उस नाउन के बाद ही लगता है। इधर उधर करेंगे तो अर्थ गड़बड़ हो जाता है। जैसे द वॉच, घड़ी, विच आई बॉट स्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा, वाज लास्ट, खो गई। तो द वॉच, विच किसके लिए आया है? वॉच के लिए आया है। अब अगर आप इसको ऐसे कह दीजिए द वॉच वाज लास्ट विच आई बॉट स्टरडे, तो अर्थ बिगड़ गया, क्योंकि द वॉच वाज लास्ट विच आई बॉट स्टरडे। तो विच किसके लिए आया है? वॉच के लिए, लेकिन विच के पहले आ क्या रहा है? द वॉच वाज लास्ट विच के पहले लास्ट आ रहा है, तो यह अर्थ गड़बड़ हो गया। विच के पहले द वॉच ही आना चाहिए, तो इसको ऐसे बोलेंगे द वॉच विच आई बॉट स्टरडे वाज लास्ट। तो इस प्रकार आप इसे समझ गए होंगे। तो आप इतना तो समझ गए होंगे जितना मैंने बताया। अब बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा। इसे आप ठीक से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और बिल्कुल जो नियम हैं उनको लिखते चलें। ठीक से पढ़ें, ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ें, और जितने नियम हैं उन नियमों को बिल्कुल आप लिखते चलें, तो आप चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जो बाकी है वो अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा, और उदाहरण भी दूंगा। फिर उसमें तमाम तरह उदाहरण भी दिया जाएगा, और आप इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।